जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिया की यूनिकनेस की विरासत सिर्फ हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन में ही नहीं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और इस पॉलिटिकल सिस्टम का ढांचा खड़ा हो रहा था, तब हमारे लीडर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हर इंडियन, चाहे वो पिछड़े से पिछड़ा हो या गरीब से गरीब हो, उसकी वॉइस ना दबे और हर बड़े और छोटे मुद्दे पे वो अपना मत रखे। इसी मत यानी राय या विचार से आता है मतदान यानी वोट। आज इसी वोट की कुंडली बनाएंगे, क्यों है ये वोट, क्या है वोट और किस लिए है ये वोट। So let's start. हेलो जी, एवरी इंडियन जो 18 साल से ऊपर हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म या जेंडर का हो, उसको वोट का अधिकार है। इंडिया ने अपने फर्स्ट इलेक्शन से ही सारे इंडियन सिटीजन को वोट का अधिकार दिया। ये बात सुनने में आम लगती है, बट है बहुत अनोखी, क्योंकि डेवलप्ड नेशन जैसे स्विट्जरलैंड ने वुमेन को वोट का अधिकार 1971 में जाके दिया। लोग पैसों से नहीं, सोच से बैकवर्ड होते हैं बाबू भैया, सोच से। इंडिया वर्ल्ड के उन कुछ कंट्रीज में से है जहां प्रिजनर, चाहे वो कन्विक्टेड हो या फिर अंडर ट्रायल हो, कोई भी कैदी वोट नहीं डाल सकता। इस वोट या मत का यूज हम 3 लेवल पे करते हैं, लोकल, स्टेट एंड सेंटर। हम हर लेवल पे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इंटर्न वो हमारे मुद्दे और समस्याएं सॉल्व करते हैं। अब इन तीनों लेवल को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हिमांशु एक भारतीय नागरिक जो मूल निवासी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का छोटे मुद्दे जैसे ट्यूबवेल लगवाना, स्ट्रीट लाइट का रख रखाव, इन मुद्दों का निवारण करेंगे प्रधान जी या फिर सरपंच। अब हिमांशु के गांव में चुनाव हुए, प्रधान की उम्मीदवारी के लिए सबसे प्रबल दावेदार थे रजत जी, जो सबको हराते हुए हिमांशु के गांव में प्रधान बन गए। अब रजत ने खूब काम किया और गांव में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई। ये सब उनकी पार्टी ने देखा और अब स्टेट्स के होने वाले चुनावों में रजत को टिहरी से एमएलए या विधायक के प्रत्याशी के रूप में टिकट दे दिया और रजत चाचा की जबरदस्त जीत हुई। अब रजत जी छा गए। बाकी सारे एमएलए ने मिलके रजत को सीएम बना दिया। अब रजत नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार थे। रजत ने एमपी या सांसद के चुनाव लड़ा टिहरी गढ़वाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से और भाई साहब फिर जीत गए और पहुंच गए पार्लियामेंट। ज्यादा सपने ना देख, ये सिर्फ एग्जांपल था। चलो बैक टू रियलिटी। अब इन तीनों लेवल को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ को पास करने के लिए तीनों की सहमति होनी चाहिए। लोकसभा में एमपीज इलेक्ट होकर आते हैं, वहीं राज्यसभा में एमपीज को स्टेट्स नॉमिनेट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं होता, बट इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। इनको कभी बाद में समझेंगे। अभी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से जान पहचान बना लेते हैं। लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल का चुनाव भारत ही नहीं, दुनिया का भी सबसे बड़ा आम चुनाव होता है, जिसमें हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का मेंबर चुनते हैं। इस चुनाव के लिए भारत को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक एमपी चुन के आता है। ऐसे इंडिया में टोटल 743 एमपीज इलेक्ट होते हैं और जिस पार्टी या गठबंधन को मोर देन 50% सीट्स मिलती हैं, वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और सेंटर में अपनी सरकार बनाती है। लोकसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है 552, बट अभी हम 543 एमपीज को ही चुनते हैं। इसमें 2020 से पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी नॉमिनेट होते थे, बट एज पर 104th अमेंडमेंट इसको अबॉलिश कर दिया गया है। लोकसभा इलेक्शन में हर इंडियन वोट कास्ट करता है और अपना मत रखता है मतदान करके। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के एमपीज को स्टेट असेंबलीज नॉमिनेट करती हैं ताकि वो स्टेट्स की समस्याएं और तकलीफें पार्लियामेंट के आगे रख सकें। राज्यसभा को बनाने के पीछे मेन रीज़न था कि लोकसभा में आई सरकार अपनी मनमानी ना करे और कोई भी बिल ना पास कर दे। इसलिए राज्यसभा में राज्यों को भी राइट मिला कि किसी भी बिल पे वो भी अपना बराबरी का मत रख सकें। राज्यसभा की अभी कैपेसिटी हो सकती है 250, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं और बचे 238 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं स्टेट्स एंड यूटी से।
क्या यूटीज? हाँ, सिर्फ उन यूटी से जहाँ स्टेट असेंबली होती है, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी। अरे भाई 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 भाई, व्हाट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर यूटी? वहाँ पे अभी 2021 में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद होगा ये सब। भाई बोल बोल के थक गया, पानी पी लेना। भाई स्क्रीन में पानी पियोगे? समझाओ, आप स्टेट समझाओ। हमने फर्स्ट लेवल मोटा मोटा समझ लिया है, बस एक चीज़ रह गई है, प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का पीएम होता है गवर्नमेंट का हेड और वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, बस वो उस पार्टी या गठबंधन से हो जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी है। अब चलते हैं सेकंड लेवल की तरफ, विच इज स्टेट। जैसे सेंटर में लोकसभा थी, यहाँ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ होता है चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे बेसिकली होता यह है कि एक स्टेट को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, सेम लोकसभा जैसे, बस स्टेट इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज छोटा रखा जाता है और जो भी इलेक्शन जीत जाता है वो एमएलए बन के स्टेट असेंबली में जनता की समस्या रखता है और जीती हुई पार्टी का लीडर बनता है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर। जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, वैसे ही कई स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं। पहला स्टेट असेंबली जो हमने समझ लिया है, दूसरा होता है स्टेट काउंसिल या फिर विधान परिषद। अब सिर्फ 28 में से 6 स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी स्टेट्स में विधानसभा ही है। इस विधान परिषद के मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं और इनको नॉमिनेट किया जाता है 5 तरीके से। पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लेना बाद में। नाउ वुमेन की बात इन इंडियन पॉलिटिक्स, बेटर होगा कोई वुमेन ही समझाए। विमेन का रिप्रेजेंटेशन तीनों लेवल पे बढ़ रहा है। जहां 1951 में ये सिर्फ 5% था, आज वो बढ़कर 14% हो गया है। बट ये स्लो स्पीड थोड़ी चिंताजनक है। लोकल लेवल पे विमेन का पार्टिसिपेशन बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व करी हैं। यही नहीं, लगभग 20 स्टेट्स ने इस रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इससे स्पेशली पंचायत में रूरल विमेन का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। बट हम अभी भी नन्हे नन्हे कदम बढ़ रहे हैं। लंबी छलांग टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट अभी भी बाकी है। मोर ओवर, विमेन रिजर्वेशन बिल अभी भी पार्लियामेंट में अटका हुआ है। इसके आने से स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में 33% सीट रिजर्व हो जाएंगी विमेन के लिए। इंडियन विमेन, स्पेशली गांव की औरतें बहुत हार्डशिप फेस करती हैं। उनका पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल मैटर में भाग लेना और ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। नाउ बैक टू चिंपैंजीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड लेवल। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, पंचायत गांव के लिए एंड म्यूनसिपालिटी शहरों के लिए। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो सेंटर एंड स्टेट लेवल तो बहुत डिटेल में समझाते हैं, बट पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज को लिटरली भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा चैनल यूनिक है। हम हिडन सीक्रेट्स, छुपे हुए रहस्य, अनटोल्ड ट्रुथ, अनकही सच्चाई ढूंढ के लाते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमको सपोर्ट करें। इस बार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई। हाँ, तो कहाँ थे हम? पंचायत। बच्चा भाई। हाँ, इंडिया को पंचायती राज अपनाने में बहुत तिगड़म हुई। 1959 में बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन पे राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना जिसने पंचायत राज अपनाया। मिड 60s आते आते मैक्सिमम स्टेट ने इसको अपना लिया था, बट इसमें बहुत सारे झोल थे। जैसे राजस्थान ने 3 टायर सिस्टम अपनाया तो तमिलनाडु ने 2 टायर और वहीं वेस्ट बंगाल ने 4 टायर। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई और उसके बाद कमेटी एंड कमीशंस आते रहे और पूरा सिस्टम हद कंफ्यूजिंग होता गया। इस सारे कंफ्यूजन का निवारण हुआ 1992 में जाके, जब पार्लियामेंट ने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके प्रॉपर लॉज एंड रूल्स में अलाइन कर दिया। आज इंडिया में पंचायत 3 टायर में चलती है, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस पूरी पंचायती सिस्टम की नींव है ग्राम सभा, जिसके मेंबर डायरेक्टली गांव वाले चुनते हैं। 1992 में ही म्यूनसिपालिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। म्यूनसिपालिटीज मेनली 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट, नगर पंचायत जो स्टैब्लिश होती है ट्रांजिशन एरिया में, जो बेसिकली गांव और शहरों का मिक्स होता है। दूसरी होती है म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए और तीसरी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए। म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत में छोटे मुद्दे एड्रेस होते हैं, स्टेट्स में थोड़े बड़े और सेंटर में सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे डिफेंस एंड ऑल। तो ये था हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। बस इतना सा? गवर्नर और प्रेसिडेंट वो सब कहाँ? गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कमीशन का,
सबका एक्सप्लेनेशन देगा रे तेरा रजत। अरे सर जी, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रो था। अगर लोगों को पसंद आया तो सीरीज बनाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात तो बता दो। अरे यस, हमारी डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोट कास्ट करना या मतदान देना। मेरी आपसे सबसे अपील है, जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी लेवल का चुनाव हो, जरूर वोट करें और जो कैंडिडेट या पार्टी आपके मुद्दे और समस्याएं हल करे उसी को ही जितवाएं। Stay tuned and don't forget to share and subscribe.